Okay, question number 29. Explain electrostatics of conductors and explain the effect produced inside a metallic conductor which is placed in an external electric field. ओके, वापस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको एक्सप्लेन करना है. कहने का मतलब ऐसा है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट प्रोड्यूस इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर्स को रखते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज आता है. ओके, इनसाइड द मटेरियल क्या चेंज होता है वो हमें बताना है. जैसे कि मान लो कि जिस रूम में आप बैठे हो उसके पीछे के वॉल से लेके आगे की वॉल की और इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस रूम के अंदर अगर आप कोई कंडक्टर लेके आते हो तो उस कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. सो इन द मेटालिक कंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स. मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर एज अ चार्ज कैरियर कौन एक्ट करता है या फ्री चार्ज कौन होता है मेटल्स के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स. कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड इन अ मेटल द आउटर यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्ट अवे फ्रॉम देयर एटम्स एंड आर फ्री टू मूव. मेटल्स के अंदर या किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अरेंज होते हैं. चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th साइंस केमिस्ट्री 1s2 2s2 2p6 कन्फिगरेशन पढ़ा था ना. अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेसली बाउंड होते हैं विद द न्यूक्लियस. है ना? एंड दैट्स व्हाई वो रूम टेम्परेचर पे फ्री हो जाते हैं, उस बाउंड में से निकल जाते हैं और मेटल के अंदर कहीं ना कहीं रैंडमली घूमते रहते हैं. दोस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन. उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. जैसे कि सोडियम के केस में 281 1s2 2s2 2p6 3s1 configuration. तो 3s1 is the outermost electron and which is a free considered as a free electron. आया समझ में? तो इस तरह से मेटल में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं. तो those electrons are free from the parent atom but not free to leave the metal. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम्स में से तो फ्री हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे. एटम के न्यूक्लियस से तो अपना पीछा छुड़ावा सकते हैं, उसके बाउंड यानी अट्रैक्शन फोर्स से निकल सकते हैं, लेकिन मेटल को छोड़ के नहीं जा सकते. सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन आना चाहिए ना, ऐसा क्यों? तो मानो कि जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मानो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मेटल में एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो मेटल क्या बन जाएगा? तो तुरंत वो अपने इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा. आया समझ में? पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, मेटल बड़ा है ना, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है तो वापस कौन खींच सकता है? किसकी ओर? इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना. किसकी ओर खींच सकता है? मेटल की ओर. आया समझ में? मेटल अनडिफ्लेक्टेड रहेगा. जस्ट लाइक पेन और अर्थ के केस में मूवमेंट किसका हो रहा है? पेन का. वाई? लेस मास ऑफ पेन. वैसे लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का. किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का. मेटल ब्लॉक वैसे का वैसा रहेगा. इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट्स एटम्स के अंदर से फ्री हो सकते हैं लेकिन सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते. क्लियर हुआ? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड हेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म काइंड ऑफ गैस. वो कैसे फॉर्म में होते हैं? गैस के जैसे कि एक कंटेनर के अंदर, सपोज जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के अंदर
ओके, तो जैसे जिस रूम के अंदर हम बैठे हैं उसको अगर हम गैस मान ले, क्या मान ले, और माय मिस्टेक, उस रूम के अंदर हमने गैस फिलअप किया हुआ है ऐसा मान ले, तो वो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे घूमते रहेंगे, रूम के अंदर, कंटेनर के अंदर। कंटेनर को छोड़ के बाहर जा सकते हैं नहीं, कुछ ऐसी टाइप की पोजीशन इलेक्ट्रॉन की है मेटल के अंदर। बट हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के बाउंडनेस में से फ्री हो गया है, उसके बाउंडनेस में से निकल गया है। आया समझ में, सारे इलेक्ट्रॉन की ये हालत नहीं है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस इनसाइड द कंडक्टर। ओके, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो कंडक्टर कंडक्टर नहीं रहते, इंसुलेटर बन जाते हैं। जैसे इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। अब उनमें क्या फिजिक्स है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले लेटर ऑन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ आयंस मूव रैंडमली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपको पता है कि सॉलिड में एटम्स ऐसे टाइटली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, आइए ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे जब उसके अराउंड सॉलिड के अंदर, बट मैंने अगर एटम बोला तो पॉजिटिव साइन क्यों बताई, क्योंकि न्यूक्लियस प्लस बाउंड इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे सोडियम का ही बात करें तो 1s2 2s2 2p6 तक के इलेक्ट्रॉन उसी एटम के अंदर है, सिर्फ 3s1 वाला निकल गया। इसलिए 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाने के बाद एटम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और दिस इज नॉट न्यूक्लियस, दिस इज कर्नेल। इसको हम कर्नेल नहीं बोलेंगे, बात समझो। जैसे कि बेटा न्यूक्लियस तो था ही था, ये 11 प्रोटॉन सोडियम को ही लेके जा रहे हैं, 11 प्रोटॉन आ गए न्यूक्लियस के अंदर। उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 के और 2n6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन 2s एंड 2p के। आया समझ में, ये 1s के। लास्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, 3s का, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। गॉट इट ना। तो इसको तो छोड़ देना, ये निकल गया एटम में से, तभी वो फ्री बन गया। मेटल में से नहीं निकला, मैं क्या बोल रहा हूं, एटम के अंदर से निकल गया, एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में से निकल गया। तो अब बचा क्या, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा ना, प्रोटॉन ज्यादा है तो। इसलिए हम उसको कर्नेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटल कर्नेल। और इस मेटल कर्नेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली मोशन करते रहते हैं। गॉट इट। तो जैसे गैसियस एटम कोई कंटेनर के अंदर मोशन करते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन जब मेटल्स के अंदर मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी टकराएंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉजिटिव आयंस के साथ भी क्या करेगा, टकराएगा। So they collides with each other and with the ions and move randomly in a different direction. Sir, wait. इलेक्ट्रॉन को मोशन करवा रहे हो, वो भी मेटल पीस के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, जब चार्ज अगर किसी मेटल पीस के अंदर मोशन में होता है, मानो कि हमने मेटल पीस लिया, Fe, आयन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी मेटल है आपके माइंड में, हमने वो मेटल का पीस ले लिया। अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मोशन कर रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर तो करंट पास हो रहा है। बट ऐसे ब्लॉक को जब आप टच करते हो तो करंट लगता है, बाल खड़े हो जाते हैं, वो करंट लगने का इंडिकेशन है। तो होता है ऐसा, है ना। कोई अगर लोहे की चीज को मैं छू लूं तो क्या करंट लगने लगता है, नहीं। तो क्या मोशन बंद हो गया, तो बोलते हैं ना। तो सर यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है, वो एक्सप्लेन कीजिए। किसी को पता है क्या छूट रहा है, मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें दिख रही है ना, ऑपोजिट। एक साइड पे आप बोल रहे हो करंट नहीं जा रहा है, दूसरी साइड पे आप बोल रहे हो मोशन हो रहा है, तो बोथ आर द ऑपोजिट। तो अब इसको कहीं से कंक्लूड करना पड़ेगा ना, कोई कर सकता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम, यानी कि Q बाई टी, बट उसमें पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन वर्ड आया, उसको हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, करंट। तो मानो कि अगर मैं इसमें ए वाला पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, बराबर, ए वाला, तो रैंडम मोशन में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट गए उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट गए। और इसीलिए उस सरफेस के अंदर से कोई नेट चार्ज पास नहीं हुआ, क्योंकि जितना लेफ्ट टू राइट चला गया उतना ही राइट टू कहां चला गया, लेफ्ट। तो नो नेट चार्ज इज पासिंग थ्रू दैट सरफेस। आया समझ में। एंड दैट्स वाई वहां पे कोई करंट मिल रहा नहीं है, भले इलेक्ट्रॉन मोशन करे। बट अगर मैं इसको पॉजिटिव के साथ ज्वाइन कर दूं,
और इसको नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो सारे इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? पॉजिटिव की ओर। तब एक नेट चार्ज उस क्रॉस सेक्शन में से पास हुआ, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हुआ है या ना, तब जाके हम उसको बोलते हैं कि करंट पास हो रहा है। क्लियर हुआ? तो करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो क्लियर हो गया दिमाग में, है या ना? चलो, in the external electric field they drift against the direction of the field and get deposited on the surface, and an equal amount of positive charge can be considered as a deposited on the other end, and this is shown in the below figure। देखो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक ड्रिफ्ट वर्ड है, in the external electric field they drift against the direction of field। ओके, फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट उसका ड्रिफ्ट होता है। क्या होता है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब खींचते हैं, ओके, खींच के ले जाना। क्यों? क्योंकि इनका मोशन रैंडम होता है। रैंडम होता है तो फील्ड की डायरेक्शन में वो ऐसा नहीं कि सीधा मूव करने लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे एरो से बताया था, है ना, वो ऐसे मानो कि ऐसे टकराते टकराते यहाँ पे पहुंचे थे। अगर फील्ड नहीं होता है तो ए से लेके कहाँ पहुंचे? बी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट टू राइट रखता हूं, या एक काम करता हूं, राइट टू मैं लेफ्ट रखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ऐसे ड्रिफ्ट हो गए। पाथ तो वही फॉलो करेंगे लेकिन थोड़ा सा राइट साइड रहेगा। दिख रहा है? थोड़ा कौन सी साइड रहेगा? राइट साइड। और फिर ऐसे बी की जगह पे कौन से पॉइंट पे पहुंचेंगे? बी डैश, जो थोड़ा सा राइट हैंड साइड मूव हुआ। तो इसलिए बोलते हैं हम बी की जगह पे खींच के वो बी डैश पे पहुंच गए, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले, पूरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले। ओके, so they drift in the electric field in the direction of field and get deposited on the surface of one end। एक एंड पे वो क्या हो जाएंगे? डिपोजिट। जैसे कि मानो कि हमने क्या किया, ये दो कैपेसिटर के प्लेट ले लिए। अभी मैं कैपेसिटर बोल रहा हूँ जो आपको वैसे पता नहीं है, बट लेटर ऑन मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज द कैपेसिटर। बट ये समझ लो कि दो चार्ज प्लेट है, जैसे आपका लेफ्ट साइड का पॉजिटिव है, ओके, लेफ्ट ही दिख रहा है ना आपको, एंड राइट साइड का नेगेटिव है। गॉट इट? और उसके बीच में हमने क्या रखा है? कंडक्टर। तो कंडक्टर की वजह से वो जो सारे ये फील्ड हमने एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है दैट एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर अकॉर्डिंग टू द एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। चैप्टर नंबर 1 फॉर्मूला याद है? तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव क्या बता रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बेटा कहां से कहां है? लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जाके क्या हो गए? कलेक्ट हो गए। आया समझ में? हमने बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रखा है, इसीलिए वो सिर्फ सरफेस पे जाके कलेक्ट हो गए, बाहर नहीं निकलेंगे। क्लियर ना? सिर्फ हमने ब्लॉक रख दिया है बीच में, इसका और इसका कोई मेटल कांटेक्ट बनाया नहीं है। अगर मेटल कांटेक्ट बना दे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते, बट हमने सिर्फ ब्लॉक रखा है फील्ड के अंदर। जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस सरफेस पे कलेक्ट हो गया है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे सरफेस पे, दूसरे एंड पे क्या होगा? कलेक्ट होगा, ओपन होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? और इसीलिए इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो +2 माइनस, यानी कि जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। हुआ कि नहीं? ओके, कब तक ये मोशन होता रहेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन करके इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन करके इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन करके इधर आएगा। कब तक ये इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे? जब तक इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड के नहीं हो जाते, तब तक ये मोशन होता रहेगा। और जैसे सेम मैग्नीट्यूड के हो गए, मोशन स्टॉप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के हो गए तो अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना राइट हैंड साइड था उतना ही कौन से साइड है? तो आंसर टोटल कितना हो गया? समेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। जब दो ऑपोजिट वेक्टर को ऐड किया जाए आंसर कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो क्लियर हुआ? द इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर in the direction opposite to the external electric field. When external electric field and internal electric field become equal in a magnitude, charges stop to deposit on the surface. Clear हुआ यहाँ तक? Okay. Write the important results regarding the electrostatics of conductor. कुछ results है जो हमें लिखने हैं। आपकी बुक में डायरेक्ट लिखे गए explanations के साथ रिजल्ट भी लिखा हुआ है,
और फिर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है हर एक पॉइंट्स में, है या ना। हमें जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा कि रिजल्ट लिखिए, तो हमें सिर्फ हेडिंग लिखने हैं। क्या लिखने हैं? हेडिंग। और एक्सप्लेनेशंस वाले क्वेश्चंस अलग से इसके नीचे दिए गए, जो मैं हर एक को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो बुक में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ पे बुक में और मेरे क्वेश्चंस में डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, ताकि आपका अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन चले। तो कौन से 6 इंपोर्टेंट ईयर्स? हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, देखो अगर मान लो कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे भी सही, तो भी बात तो वही होगी, क्योंकि हम किसको रख रहे हैं? इन शॉर्ट हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म। अगर हमने उसके अंदर मेटल कंडक्टर रखा है, तो मेटल के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट डायरेक्शन में सरफेस पे जाके रुक जाएंगे, क्योंकि सरफेस से बाहर वो निकल सकते नहीं है। आया समझ में? निकल सकते हैं, लेकिन जब उनको कोई कांटेक्ट मिले, तो अभी हमने कोई कांटेक्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो वो कहां पे रुक जाएंगे? सरफेस पे। तो एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, दूसरे सरफेस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो हमने एक्सटर्नल, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, जो अप्लाइड किया है उसके ऑपोजिशन में होगा, जब तक वो वैल्यू सेम नहीं हो जाती उनको। फिर नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? स्पेस में एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पर हमने उस जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट को रखा है, उस पॉइंट पे ही सोचना है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेट एवरेज वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। तो उस पॉइंट के लिए तो हम उसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे उसका वैल्यू चेंज होगा नहीं। पॉइंट टू पॉइंट इट में वेरी, बट हमने सॉलिड को जिस पॉइंट पे रखा है, उस पॉइंट पे हमें क्या मानना पड़ेगा? यूनिफॉर्म। आया समझ में? जब दोनों फील्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएंगे, तो टोटल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। चार्ज का मोशन रुक जाएगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ कंडक्टर। सेम स्टोरी उससे ऑपोजिट हो जाएगा किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा, दोनों फील्ड 0 नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज some electric field inside the insulator, but inside the conductor there is a no electric field. Electric field is 0. आया देखो पहला, वही characteristics. Electrostatic field inside the conductor is okay in any situation. चाहे कंडक्टर पे चार्ज हो, चाहे चार्ज ना हो, चाहे कंडक्टर यूनिफॉर्म फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो, चाहे आजू बाजू में कोई फील्ड ही ना हो, इन ईच एंड एवरी कंडीशन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ओके, समझ में आया? कोई भी कंडीशन, चाहे कंडक्टर के ऊपर चार्ज हो चाहे ना भी हो, अगर क्योंकि चार्ज होगा तो सरफेस पे ही होगा, अंदर चार्ज नहीं जा सकता। ओके, और चाहे उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो चाहे ना रखा हो, ना रखा हो तो फील्ड 0 ही था, और रख भी ले तो भी अंदर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट, एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड दैट्स व्हाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. On the outer surface of the conductor, electric field at every point is perpendicular to surface. अब कंडक्टर के आउटर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अंदर के रीजन में हमने 0 बोला ना, सरफेस पे या सरफेस के बाहर के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कैसे निकलेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन? तो वो परपेंडिकुलर रहेगा कंडक्टर को। आया समझ में? इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव अ नो एक्सिस चार्ज इन अ विच सिचुएशन? स्टैटिक सिचुएशन। अभी मैंने बताया कि इन एनी सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. अगर मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब कि मैंने कंडक्टर लिया सपोज स्फीयरिकल शेप में, और मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ली। पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉसियन सरफेस लेते थे। तो गाउस लॉ क्या था? फ्लक्स फाई इक्वल्स टू E इंटू ए एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फ्लक्स फाई का डेफिनेशन लिया और क्यू अपन एप्सिलॉन 0। अब आप तो बता रहे हो कि E0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड रीजन में, इसका मतलब सीधा सामने वाला टर्म, मतलब ये टर्म तो 0 हो ही गया है, तो 0 इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब कौन 0 होगा? कहने का मतलब यही हुआ ना कि द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव अ नो एक्सिस चार्ज इन अ विच सिचुएशन? इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर में कोई एक्सिस चार्ज नहीं होगा, मतलब कि नेट चार्ज ऑलवेज कितना हो जाएगा? 0 इंटीरियर रीजन में। कौन से रीजन में? एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू पुट एनी चार्ज ऑन द कंडक्टर इट रिसाइड्स ऑन द सरफेस ओनली।
अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, चार्ज पुट करते हो, तो वो उसके सरफेस पे रहेगा, इंटीरियर में नहीं जाएगा। बात समझ में आया है या ना? इसीलिए तो हमारे जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी अगर मेटल बॉडी होती है तो उस मेटल बॉडी पे चार्ज लीक होने के बाद वहां पे स्टोर रहता है, फैलता नहीं है, सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं चला जाता है। और ऐसे सरफेस को जब हम कांटेक्ट में आते हैं, टच होते हैं, तो हमें करंट लगता है मेटल्स के सरफेस पे। आया समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट, क्योंकि आपने पता है ना, पढ़ा था V इक्वल्स टू माइनस डी, सॉरी, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dl, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद आ रहा है या ना? तो अगर A जीरो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन जीरो तब होता है जब टर्म क्या होता है? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट टर्म होता है तो ही उसका डेरिवेशन जीरो होता है। तो V कांस्टेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या मिलेगा आपको? जीरो। या तो दूसरे तरीके से जाना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और जब वर्क डन इज जीरो, डेल्टा V इज जीरो, एंड व्हेन डेल्टा V इज जीरो, V इज कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है ना, वर्क डन इक्वल्स डेल्टा V इक्वल्स टू W बाई Q, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपन क्या लिया था? चार्ज। ओके, तो जब वर्क डन जीरो है इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, एंड चेंज इन पोटेंशियल जीरो है मतलब पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। तो electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor and has a same value inside on the its surface. Inside region में उतनी ही value होगी जो surface पे है. Got it? Electrostatic field at the surface of charged conductor, that is E vector equals to sigma upon epsilon 0 into n caret. अगर किसी कंडक्टर को मैं चार्ज करता हूँ, उसके ऊपर चार्ज रखता हूँ, तो वो चार्ज उसके सरफेस पे ही रहेगा, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, और एन कैरेट इज द डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर, नेगेटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन 0 is the permittivity of the free space, and n caret is the unit vector normal to the surface in a which direction? Outward direction. अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड ही रहेगा, अगर सिग्मा नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा आगे, माइनस ऑफ आउटवर्ड मतलब कि इनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ द कंडक्टर, मानो कि कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर ऐसी कैविटी है, मतलब कि इतने ही रीजन्स में मटेरियल है, ओके, और अंदर के रीजन में कोई मटेरियल नहीं है, तो कैविटी कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द कंडक्टर। हमने बोला था इनसाइड द कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। तो कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज जीरो, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वुड डेवलप। अगर ऐसे कैविटी में कौस्तुभ जैसा कोई बंदा बैठा हुआ है और बाहर से लाइटनिंग हो रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। आया समझ में? आया ना? कुछ भी होगा तो सरफेस पे होगा, चार्ज होगा तो भी कहाँ पे मिलेगा? सरफेस पे। कैविटी में पहुंचेगा नहीं, कैविटी में फील्ड कितना रहेगा? जीरो, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड आप बाहर क्यों ना लगा लो। तो कैविटी के अंदर हम बच सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड मतलब प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है ना। कोई डाउट? हाँ, कैरेट, दिस इज फॉर यूनिट वेक्टर, इसको कैप कैरेट बोलते हैं। गॉट इट? कोई डाउट? ओके, अब हर एक प्रॉपर्टी जो हमने 8 पॉइंट्स देखे उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन। Inside the conductor, electrostatic field is zero. Explain. So in a static situations, when there is a no current inside or a surface, okay, current की जगह पे चार्ज आना चाहिए। Okay, so in a static situation, when there is a no charge inside or on a surface of conductor, the electric field is zero everywhere inside the conductor. मैंने बोला ना, उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, हर एक सिचुएशंस में अंदर के पॉइंट में इनसाइड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अ कंडक्टर हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा क्यों? चार्ज कर देना। ओके, करंट तो तब आता है जब चार्ज फ्लो करता है, और यहाँ पे तो कौन सी सिचुएशंस बोला है? स्टैटिक, मतलब कि हमें चार्ज को मूव करना नहीं है। सो नो चार्ज इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर,
a conductor has a nothing but what? Free electrons, and the free charge carriers would experiences force and the drift. Okay, अभी हमने देखा था कि अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स लगने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट सीधा मोशन नहीं बोला, ड्रिफ्ट इसीलिए बोला बिकॉज पहले से उनका रैंडम मोशन तो चल ही रहा था, टकरा टकरा के कोलाइड करके रैंडमली तो जा ही रहे थे, तो वो ए से बी जा रहे थे। और जब मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाता हूं तो वो ए से लेके कहां तक जा सकते हैं? बी डैश। तो बी से बी डैश जितना डिस्टेंस ज्यादा जाएंगे वो। ओके, और उसका इसका मतलब ऐसा नहीं कि सीधा चले गए, उनका जो भी मोशन था वो सारा पाथ राइट हैंड साइड या ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। आया समझ में? इसलिए हम उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। टकरा टकरा के जाने वाले ना आयंस के बीच में तो जगह भी नहीं बचने वाली, क्योंकि ये तो सॉलिड है, मेटल तो सॉलिड है, और सॉलिड्स में एटम्स के बीच में कोई जगह रहती नहीं है, तो कर्नल भी बहुत फिट फिट है ऐसे ही आउट, और उस कर्नल्स के अंदर जो स्पेस बचती है उस स्पेस में से इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के आगे निकलते हैं, इसलिए उसको हमने क्या बोला? ड्रिफ्ट। क्या बोला? तो दे एक्सपीरियंसेस फोर्सेस एंड ड्रिफ्ट। In the static situation, the free charge have a so distributed themselves then that the electric field zero everywhere inside. ऐसा बताना चाह रहा है कि static situations में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्ज जो है वो कंडक्टर्स के अंदर अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि एवरी टाइम एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेटअप होगा? जीरो होगा। तो यू कैन सी ओवर दिस इज द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी क्या आएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो हमने बोला था नो एक्सिस चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, तो उसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिया है रो। नो चार्ज इज प्रेजेंट, दैट मींस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज ओवर वॉल्यूम। चार्ज ही जीरो है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? बात क्लियर हुई? और मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट, और इनसाइड पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज v इक्वल्स टू v0, देन इनसाइड रीजन में भी वही पोटेंशियल रहेगा। इनसाइड के सेंटर से लेके सरफेस तक एक ही पोटेंशियल रहता है, कांस्टेंट v0। क्लियर हुआ? आया ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। At the surface of the charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at the every point. Second point था रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में, सेकंड रिजल्ट था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे कैसे होता है? नॉर्मल, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यस और नो? देखो समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर वेर नॉट नॉर्मल ऑन द सरफेस, एकदम उल्टा। आगे भी हमने जब इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है ऐसा एक्सप्लेन करना था तो एक लॉजिकली चीज ली थी, इट इज नॉट नॉर्मल एंड देन इट हैव टू कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, और पैरेलल कंपोनेंट्स के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ऐसा बोला था। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस था तो वर्क डन तो जीरो होना चाहिए, और हम बोल रहे हैं कि वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट कर रही थी, और तब जाके हमने बोला था हमारा एजप्शंस गलत है, इसीलिए वो एवरी टाइम क्या रहेगा? नॉर्मल। ये थ्योरी किसके लिए थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द कंडक्टर। क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्टर। तो मान लो कि हमने सबसे पहले वही माना कि ई वेक्टर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो मतलब कि उसको सरफेस के अलोंग, सरफेस को पैरेलल कोई कंपोनेंट मिलेगा जो नॉन जीरो कंपोनेंट होगा। फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंसेस फोर्सेस, और इसीलिए कंडक्टर के ऊपर जो फ्री चार्जेस होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स, क्योंकि आपको अलोंग द सरफेस क्या मिला है? कंपोनेंट मिला है, नॉन जीरो कंपोनेंट मिला है, वो नॉन जीरो कंपोनेंट के थ्रू उनके ऊपर फोर्स लगेगा एंड दे आर मूविंग, वो क्या होने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। हेंस कंडक्टर डज नॉट रिमेन इन अ विच सिचुएशन, स्टेबल सिचुएशंस में कंडक्टर अब नहीं रह पाएगा। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, माउस है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। जनरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो मानो कि ऐसे कोई एंगल पे है तो उसका एक पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा सरफेस को, तो इस सरफेस के ऊपर जितने भी फ्री चार्जेस होंगे ना, अगर पैरेलल कंपोनेंट ऐसा है तो इस एंड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, इस एंड पे जाके क्या हो जाएंगे? कलेक्ट। आया समझ में? बट ऐसा कभी हो नहीं सकता,
रियलिटी तो ऐसी है कि जब हम किसी कंडक्टर को, मानो कि दिस इज अ कंडक्टर, इसको मैंने पकड़ के रखा है हाथ में और स्विच ऑन करके डाल दिया अंदर, क्या होगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज रुकता ही नहीं है, सरफेस पे सीधा फ्लो होने लगता है। होने लगता है कि नहीं? पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है कि नहीं? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ना, कि कंडक्टर के ऊपर अगर हम चार्ज रखते हैं तो पूरे सरफेस पे स्प्रेड होता है या ना? बट अगर इस सिचुएशन से देखते हैं तो हमने इस ऑब्जेक्ट को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मानो कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो मतलब इसका पैरेलल कंपोनेंट आएगा। सपोज वो पैरेलल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है तो सारा चार्ज ऑपोजिटली जाके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, एक ही पोर्शन में कलेक्ट होके रहेगा। मतलब कि यहाँ पे मैं टच करूंगा कोई टेंशन नहीं। हो सकता है ऐसा? अगर ये ऑब्जेक्ट मतलब कि ये कंडक्टर है और चार्ज्ड कंडक्टर है तो मैं यहाँ पे टच कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं तो वो चार्ज मेरे थ्रू चला जाएगा। वो तब जा सकता है ना जब चार्ज पूरा स्प्रेड होता है, बट अभी जो हमारा एजप्शन है उसके थ्रू तो चार्ज एक ही जगह पे फिट हो जाता है। तो मतलब कि हमारा एजप्शन क्या है? रॉन्ग है। इसलिए हमने जो माना कि फील्ड जो है वो नॉन मतलब कि नॉर्मल नहीं है, वो बात गलत है। क्लियर हुआ? एंड देयरफॉर मतलब कि यहाँ पे इन लोगों ने वो कलेक्शन वाली बात नहीं बताई, बट उसकी जगह पे दूसरा सेंटेंस बोल दिया कि कंडक्टर डज नॉट रिमेन इन स्टेबल सिचुएशन। कंडक्टर इसी टाइप इस वक्त इसी मतलब इस टाइप में की सिचुएशंस में स्टेबल नहीं है। एंड देयरफॉर इट शुड नॉट हैव अ टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब कि पैरेलल टू द सरफेस, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है? जैसे कर्वेचर सरफेस है तो उसको ऐसे एक ही पॉइंट में से पास होता हुआ लाइन टेंजेंट होता है ना, तो दैट इज पैरेलल टू द सरफेस। तो टेंजेंशियल बोलो या पैरेलल या अलोंग बोलो, अलोंग द सरफेस कंपोनेंट बोलो। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज पैरेलल, ओके दोनों चीज मेंशन की है। टेंजेंशियल कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इन अ स्टेबल सिचुएशन वो होगा ही नहीं, नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। And that's why electric field at the surface of the charge conductor must be normal to the surface at every point. For a conductor without any surface charge density, field is zero even at the surface. ये तो तब की बात है जब कंडक्टर के ऊपर चार्ज हो, बट अगर कंडक्टर के ऊपर चार्ज है ही नहीं तो कंडक्टर के ऊपर फील्ड भी नहीं है। आया समझ में? क्योंकि फील्ड तो तब होता है ना जब क्या होता है? चार्ज। कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो फील्ड नहीं है, तो फील्ड नहीं है तो डायरेक्शन की बात नहीं आएगी। डायरेक्शन की बात तो तब आएगी जब कंडक्टर्स के ऊपर क्या है? चार्ज। आया समझ में? तो इफ देयर इज अ चार्ज ऑन द कंडक्टर, तब कंडक्टर के सरफेस पे और आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इफ देयर इज अ नो चार्ज ऑन द कंडक्टर, तब उसके सरफेस पे आउटसाइड पे कोई फील्ड होता नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट, इफ देयर इज अ चार्ज और इफ देयर इज अ नो चार्ज ऑन द कंडक्टर, इन अ बोथ सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। चाहे चार्ज हो चाहे ना हो, कंडक्टर के अंदर का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। अभी जो हमने डिस्कस किया वो बाहर का था या सरफेस का था, वो तब आता है जब कंडक्टर के ऊपर क्या होता है? चार्ज। बात क्लियर हुई? ओके। हाँ, तो वो चार्ज ऑपोजिट साइड ही क्यों आ रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रहा है? एवरीवेयर एवरी टाइम जब मैं कोई मूव करने की बात करता हूं तो इस इक्वेशंस को याद करवाता हूं। इक्वेशन क्या है? एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। क्यू की जगह पे क्या लगोगे? माइनस ई। तो ये क्या बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से डायरेक्शन में? इसलिए मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके चार्ज कलेक्ट हो जाएगा ऐसा बोल रहा हूँ। तो क्योंकि हम जब भी चार्ज मूव, फ्री चार्ज तो कौन सा? इलेक्ट्रॉन ही है ना, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एंड दैट्स वाई मैं मोशन की बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ऐसा बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ? आइए ना। ओके, सो और हियर एक ही फिगर के अंदर दो फिगर बता दिए। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बता दिया तो सारे वेक्टर्स परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहे हैं, दिख रहा है? ओके, और सिग्मा ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बता दिया तो सारे वेक्टर अंदर जा रहे हैं नॉर्मली, सिग्मा लेस देन जीरो। ओके, एंड दिस इज ई वेक्टर। ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो एन कैरेट। अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो पूरा फॉर्मूला पॉजिटिव रहेगा, एन कैरेट आउटवर्ड डायरेक्शन में, दिस वन। अगर ये सिग्मा नेगेटिव है तो माइनस आ गया आगे, एन कैरेट तो था ही, आगे माइनस आ गया, मतलब एन कैरेट का ऑपोजिट डायरेक्शन।
एन कैरेट ऑपोजिट मतलब आउटवर्ड बता रहा था, तो माइनस क्या बताएगा, इनवर्ड। क्लियर हुआ? ओके, ये गलत है। अगर लिखना भी है तो जीरो की जगह पे ई, जीरो की जगह पे क्या आएगा, ई। ओके, गुड। द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव अ नो एक्सिस चार्ज इन अ विच सिचुएशन। नेक्स्ट रिजल्ट, हमने रिजल्ट्स वाला ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ लिया जिसमें 8 पॉइंट्स थे, अब हम हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, सो अ न्यूट्रल कंडक्टर हैज अ इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द विच एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम या तो फिर सरफेस एलिमेंट। ओके, तभी तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल का मतलब ऐसा होता है उनके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कितना चार्ज है, नेगेटिव। व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज्ड द एक्सिस चार्ज कैन रिसाइड ओनली ऑन, अभी हमने देखा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि जब हम कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ स्टोर होता है, सरफेस पे। ओके, इन विच सिचुएशन, स्टैटिक सिचुएशन। Let us consider a Gaussian surface inside the conductor and close to the surface। मानो कि कंडक्टर लिया, उसमें हमने Gaussian surface लिया ये वाला और उसको क्लोज कर दिया, तो all the point inside the conductor electric field is, मैंने अभी वैसे ही एक्सप्लेन किया था, जब मैं रिजल्ट पढ़ा रहा था तब भी मैंने वही बोला था। देखो एरा किया था कि नहीं, Gaussian surface लिया था कि नहीं, फ्लक्स फाई लिया था कि नहीं, फाई इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन जीरो। तो मैंने बोला था ई जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्यू जीरो होगा। आया कि नहीं? सेम वे वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब एक्सप्लेन करने की बात आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैसे मैंने ई ए डायरेक्ट ले लिया था, इन लोगों ने इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बोला है, बट ई जीरो है तो फाई भी क्या हो जाएगा, और फ्लक्स फाई अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ क्यू अपन क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो। अगर फ्लक्स जीरो है तो कौन जीरो होने वाला है, क्यू। ओके, फाई ई जीरो implies q equals to 0। now this q is the net charge। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट है। नेट चार्ज कितना है, 0। hence there is a no net charge any point inside the conductor and the excess charge must resides on the surface। अंदर के पॉइंट में एक्सिस चार्ज पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडक्टर। अगर कोई एक्सिस चार्ज पॉसिबल है तो वो सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, सरफेस पे। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल गेट अकॉर्डिंग टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो, बट इनसाइड पोर्शन में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड दैट्स व्हाई नो एक्सिस चार्ज इज प्रेजेंट देयर। ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज देयर बट नो नेट चार्ज, नो एक्सिस चार्ज इज देयर। क्लियर हुआ ना? ओके, बोलो कोई डाउट? इसको फाई बोलते हैं, PHI, फाई। दिस सिंबल इज नोन एज फाई, PHI। ग्रीक लेटर में उसको क्या बोलते हैं, फाई। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, चलो 2 मिनट का ब्रेक।
ओके चलो ध्यान। So that electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and that has the same value which is for the surface. inside के every point के लिए potential का value same है, जो कहाँ पे था, surface. तो already मैंने जब point पढ़ा था तब भी बात की थी. Electric field inside the conductor is what? 0. तो मैंने डेरिवेशंस वाली रिलेशनशिप बताई थी, E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dl, तो V शुड बी कांस्टेंट, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना पॉसिबल है, 0. आया समझ में? या तो फिर मैंने दूसरा लॉजिक भी बताया था, व्हाट दैट लॉजिक, E इक्वल्स टू 0 देन वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वर्क डन इज 0, दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V इज 0, डेल्टा V इज 0. एंड जब डेल्टा V यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज 0 मतलब कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट. जब दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो तभी तो उनका चेंज क्या हो जाएगा, आया समझ में? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 मतलब वर्क डन 0, वर्क डन 0 मतलब डेल्टा V 0, डेल्टा V यानी चेंज इन पोटेंशियल इज 0. एंड जब चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है तभी तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट. सो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E vector equals to 0 inside the conductor and has a no tangential component on the सरफेस, ये सारे पॉइंट्स हम आगे डिक्लेयर करके आए हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ. आगे देखा था ना हमने, इनसाइड में पहला ही पॉइंट तो था इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दूसरा पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ओनली, नो पैरेलल कंपोनेंट, नो टेंजेंशियल कंपोनेंट इज देयर. ओके, तो ये दोनों कंक्लूजन है एंड दैट्स व्हाई वहां से हम बोल सकते हैं नो वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज विथ इन द कंडक्टर और ऑन इट्स सरफेस. सरफेस पे मूव करने के लिए या विथ इन द कंडक्टर मूव करने के लिए कोई भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा नहीं. तो समझ में आया कि कंडक्टर चाहे कोई भी शेप का हो उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है, तो कंडक्टर की सरफेस पे भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, नॉर्मल था. आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे कोई पैरेलल कंपोनेंट है ही नहीं, तो आपको वर्क डन करना ही नहीं है कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज को मूव करने के लिए, इसीलिए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप मूव हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है. आया समझ में? यस और नो? देयर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एनी टू पॉइंट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. इफ द कंडक्टर इज चार्ज, अगर मानो कि कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द surface exists, this means that potential will be different for the surface and the point just outside the surface. मानो कि A मेरा point मतलब कंडक्टर है और this is the point on the surface and just outside मतलब थोड़ा सा separation. तो सरफेस के पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन सरफेस और उससे थोड़ा बाहर वाला जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो वहां पे पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और इसीलिए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है. क्लियर हुआ? सो इफ द इन द सिस्टम ऑफ द कंडक्टर आर्बिट्रेरी साइज मतलब कोई भी साइज का हो, कोई भी शेप का हो, चार्ज कन्फिग्रेशन किसी भी टाइप का हो, ईच कंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. सरफेस पे उसका पोटेंशियल का कांस्टेंट वैल्यू होता है. ओके, बट दिस कांस्टेंट में डिफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर. चाहे किसी भी शेप किसी भी साइज का कंडक्टर हो, उस कंडक्टर का जो सरफेस है वो सरफेस एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस बिहेव करेगा. तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कांस्टेंट वोल्टेज पोटेंशियल. बट अलग अलग कंडक्टर्स के लिए, डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए वो वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, डिफरेंट. दैट कांस्टेंट में वेरी. आया समझ में? सिर्फ कहाँ के लिए, सरफेस के पॉइंट्स के लिए. सरफेस से लेके इनसाइड तक वो पोटेंशियल कांस्टेंट है. आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड अगर दूसरा कोई पॉइंट है तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस रूल. क्लियर हुआ? जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. सो कुल मिला के कंक्लूजन वापस हो, तो ये तो कैविटी वाला है, ये जो है ना वो कैविटी वाला है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये चीज, लीव इट, ये फिगर मत ड्रॉ करना. ओके, ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर. कहीं कहीं हमने रिजल्ट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 n करे, है ना. तो इस एक्सप्रेशन को निकालना है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 को प्रूव करना है कि ये कैसे आया.
तो हमने इसके लिए कंडक्टर लिया। कंडक्टर के लिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस चाहिए, है ना। तो हमने सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लिया जिसको ऐसे डुबा दिया है, उसके अंदर पिक पिक कर दिया है। तो देखो आधा सा पोर्शन सिलेंडर का अंदर है, ये जो डॉटेड लाइन वाला रीजन है ना, वो सिलेंडर यानी कि गाउसियन सरफेस है। तो वो पोर्शन गाउसियन सरफेस का कहाँ है, कंडक्टर के इनसाइड रीजन में। और वो डॉटेड लाइन से ऊपर जो डार्क लाइन वाला दिख रहा है ना इतना, वो आउटसाइड दिख रहा है, बाहर की ओर दिख रहा है। आया समझ में? जैसे आपने एक एप्पल लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा सिलेंडर अंदर डाल दिया है, तो आधा अंदर चला गया, आधा कहाँ रहेगा, बाहर। तो छोटा सा बॉक्स है, इससे हम उसको पिल बॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिल बॉक्स। समझते हैं। We consider a Gaussian surface of a pill box of extremely small length and extremely small cross section and surface charge density, आप एक वर्ड ऐड करना है, surface charge density of sigma। आया समझ में? एक तो उसका लेंथ कम है, उसका क्रॉस सेक्शन भी कम है, बट उस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। कौन सा है, सिग्मा। इफ a fraction of it is inside the surface and remaining part is, वो जो पिल बॉक्स है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, जब हमने उसको कंडक्टर के अंदर ऐड किया, इंसर्ट किया, तो आधा पोर्शन जो है वो किसके अंदर है, इनसाइड द कंडक्टर, एंड आधा पोर्शन आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द सरफेस। द टोटल चार्ज एंक्लोज बाय द पिल बॉक्स इज, तो कितना चार्ज एंक्लोज होगा, तो देखो ये सरफेस है, बराबर। इस सरफेस एरिया जितना कट होगा उतना ही चार्ज उसके थ्रू इंक्लोज होगा ना। तो वो सरफेस एरिया कितना है, अभी हमने लिया है मान लो कि डेल्टा एस या डी एस, कितना लिया है, डी एस, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा। तो सिग्मा इंटू डी एस, दैट विल यू गिव क्यू। तो आप यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एज अ डी एस, सिंपली सिग्मा की जगह पे वहां पे क्या आना चाहिए, क्रॉस सेक्शन का सिंबल डी एस, और सिग्मा का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। एट द एवरी पॉइंट सरफेस ऑन द सरफेस या on the surface of the conductor, E vector is perpendicular to the surface. Already we conclude कि electric field is normal to the surface, तो perpendicular to the surface, and hence it is parallel to which vector, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस को परपेंडिकुलर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस को परपेंडिकुलर होता है तो सरफेस को रिप्रेजेंट करता हुआ एरिया वेक्टर, जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है तो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, and that's why E vector is parallel to ds vector. But inside the surface E vector is 0, hence flux coming out from the cross section of the peel box inside the surface is 0। जो peel box हमने ऐड किया था, इंसर्ट किया था कंडक्टर के अंदर, आधा पोर्शन अंदर था, आधा पोर्शन, तो अंदर वाले पोर्शन के बारे में सोचे तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, वहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, देन E इंटू डी एस, 0 इंटू डी एस 0, आया ना। बट जो बाहर का रीजन है, कौन सा रीजन है, बाहर का, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पील बॉक्स विच इज आउटसाइड द सरफेस, उसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू डी एस होगा, E डी एस कॉस थीटा होगा। अभी देखा कि E एंड डी एस दोनों एक दूसरे को क्या है, तो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो क्या बचेगा E डी एस। एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आपको क्या मिला, E डी एस, और गाउस लॉ बताता था कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, Q अपन एप्सिलॉन 0। क्लियर हुआ। और Q इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो सिग्मा इन, मतलब ए जो है ना Q, वो अभी के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ, यस Q को Q ही रखो तो चलेगा, बट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। Q इक्वल्स टू ऑलरेडी हम आगे पढ़ के आए, क्या होना चाहिए, सिग्मा इंटू डी एस, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू क्या आना चाहिए, डी एस आना चाहिए, और डी एस क्या हो गया, तो E इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, मिल गया मैग्नीट्यूड जो हमें प्रूव करना था। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में डाल रहे हैं तो क्या डालेंगे, नॉर्मल वेक्टर एन कैरेट बता देंगे, और ऑलरेडी नॉर्मल है आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो तो हमने बता दिया था। इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, डायरेक्शन इज नॉर्मल कमिंग, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, एंड इफ सिग्मा इज नेगेटिव, ए डायरेक्शन या वेक्टर E is in the direction of normal entering into the surface। एक आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए कौन सा डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। बोलो कोई डाउट, कंफर्म। एंड द लास्ट 8 पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ओके लास्ट रिजल्ट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो रीजन यानी कि कैविटी ऑफ द कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। सेम की जगह पे क्या आना चाहिए? 0। सेम की जगह पे क्या आना चाहिए? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो रीजन कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दोनों को एक्सप्लेन करना है, या तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को एक्सप्लेन करना है, तो हम कैविटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। किसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? कैविटी। सो कंसिडर अ कंडक्टर विद द कैविटी एज शोन इन दिस फिगर। देयर इज अ नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। कैविटी मतलब कि ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में तो चार्ज रहेगा नहीं। ओके, वट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी, चाहे किसी भी शेप का या किसी भी साइज का क्यों ना हो कैविटी, उसके अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं। If the conductor with the cavity placed in an external field, its electric field in the cavity remain 0. Okay, अगर मैं कंडक्टर जिसके अंदर कैविटी है, ओपन स्पेस है इनसाइड पोर्शन में, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हो तो वो कैविटी कंडक्टर के कौन से रीजन में? इनसाइड। और हमने बोला था कि इन ईच एंड एवरी सिचुएशन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो कैविटी भी तो उसके अंदर ही है ना, तो कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ द कंडक्टर इज चार्ज्ड और चार्जेस आर इंड्यूस, चाहे कंडक्टर चार्ज हो या उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो ऑन अ न्यूट्रल कंडक्टर बाय विच फील्ड? एक्सटर्नल फील्ड। दो सिचुएशन, पहले से चार्ज था या हमने कंडक्टर को फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुए। ऑल द चार्जेस रिसाइड्स ऑन द, हमने बोला ना चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह सकता है? आउटर सरफेस पे ऑफ द कंडक्टर विथ कैविटी, चाहे वो कंडक्टर विथआउट कैविटी हो चाहे विथ कैविटी हो। ऑल द चार्जेस आर रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कहाँ पे रहेंगे? सरफेस ऑफ कंडक्टर। एंड सो एनी कैविटी इन द कंडक्टर 3D में, हाँ बाहर से नहीं दिखता है, यस गुड, बाहर से वो दिखेगा नहीं। ओके, जस्ट लाइक आपकी मोटर व्हीकल्स, कैविटी को सोचना है तो आप सोच लो कि बॉडी ऑफ योर मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल्स मतलब कार, कार का बॉडी चारों साइड मेटल होता है और आप उसके अंदर बैठे हो। आया समझ में? कैविटी मतलब बहुत हैवी बड़ा सा सरफेस होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ मेटल का पतला लेयर भी आ गया तो भी क्या बन गया? कैविटी। ओके, या तो फिर अपने वहाँ वो फूड स्टोरेज होते हैं, पता है ना, कंटेनर जिसको पीप बोलते हैं, वो पीप के अंदर घुस जाओ, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो मेटल का ही होता है ना कैविटी। समझ में आया? तो अंदर बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, कैविटी मतलब इनसाइड जो होलो स्पेस है वो। ओके, सो एनी कैविटी इन अ कंडक्टर रिमेन शिल्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक influences and this is known as electrostatic shielding. When we are in the car, there is a thunder with lightning in the sky. We should close all the doors of the car, and if lightning strikes the car or a live current wire falls on the car, जैसे मूवी में टूटते हैं ना वायर केबल और कार पे गिरते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग डेवलप्स ऑन अ विच सरफेस? आउटर सरफेस ऑफ द कार एंड वी आर सेफ इनसाइड द कार। लेकिन कार चारों ओर से मेटल का बना होना चाहिए, बट हमारी रियल कार में डोर्स के अंदर ग्लास होते हैं तो वहां पे एक लिमिट आ सकती है। एज वेल एज बॉडी में ज्यादातर फाइबर्स यूज किया जाता है मेटल की जगह पे। अपीयरेंस इज लाइक मेटल, लेकिन होता क्या है? फाइबर। जब गाड़ी टकराती है तब पता चलता है, हाथ में आ जाता है। जो मेन चीजेस होती है वो मेटल की होती है। और जो आपने कही, आपने रोड पे ट्रैवलिंग करते वक्त कोई गाड़ी जल गई है तो देखा होगा मेटल बॉडी कितना होता है। देखा है कभी भंगार वाले के वहाँ गाड़ी का कवर या चेसिस बोलते हैं उसको, उतना ही वो जो सिर्फ उसको गाइड करने के लिए होता है ना, प्लास्टिक को गाइड करने के लिए उतनी मेटल होती है, बाकी सब तो क्या होता है? फाइबर। तो रियलिटी में हम नहीं बोल सकते कि हम इनसाइड द कैविटी है, बट समझने के लिए बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? दिस इज द थिंग फॉर टुडे। ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स क्लियर हुआ। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक जाता है, आगे कहीं कंपेयर में दिखने में आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी क्लास में स्प्रेड होती है तो, बट ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे बातें बार बार बोलनी पड़ती है याद रखवाने के लिए। उसमें ज्यादा कोई लॉजिकली रिलेशंस नहीं होता है कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं, बट फिर भी अच्छे से याद रह जाए वैसा है। पहला क्वेश्चन जो पढ़ा उसमें 8 रिजल्ट्स थे, उसको 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय एक्सप्लेन किया। आया समझ में? अब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक।
तो पहले तो डिफरेंस आएगा कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक के बीच का, एंड देन धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। जैसे डाइलेक्ट्रिक्स खत्म करेंगे, सेकंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड थर्ड पोर्शन कैपेसिटर पे चले जाएंगे। क्लियर हुआ? ओके, गुड।